हेलो एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडर गार्डन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई वर्क, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट नंबर 4, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम 3rd चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 है और इस चैप्टर के आज हम करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका एक पार्ट हो चुका है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 10 लेकर आए थे, और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 to 15, जिसमें हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। राइट बेटा, तो पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। राइट बेटा, तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है डिफाइन पार्थिनोकार्पी। हमें किसको डिफाइन करना है? पार्थिनोकार्पी को डिफाइन करना है। नेम द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। और ऐसा प्लांट हार्मोन, ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बताना है जो कि पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करता है। राइट बेटा, तो पहले तो हम बात करते हैं फ्रूट की बात आती। कार्पी का मतलब होता है फ्रूट, जैसे कि मैं आपको यहां लिख दूं पार्थिनोकार्पी। राइट, तो कार्पी वर्ड यहां पर जो है ना बेटा, ये कार्पी का मतलब क्या है? फ्रूट। कार्पी का मतलब क्या है? फ्रूट। कार्प है ना, हम बोलते हैं एपिकार्प, एंडोकार्प है ना, मीजोकार्प। तो ये क्या है? कार्प का मतलब है फ्रूट। तो एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प ये फ्रूट वॉल होती है, तो कार्प का मतलब है फ्रूट। अब पार्थिनोकार्पी का मतलब क्या होता है, उससे पहले समझिए आप फ्रूट को। राइट, तो फ्रूट कैसे बनता है? हमने देखा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ovary converts into fruit. right, यही पढ़ा हमने कि क्या होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, है ना। अब मैं बात करती हूं, मैं क्या बोल रही हूं, फ्रूट which develop only from ovary, ऐसे फ्रूट को क्या बोलते हैं? ऐसे फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? ट्रू फ्रूट। क्या कहते हैं? ट्रू फ्रूट। राइट, दूसरा क्या है बेटा? दूसरा क्या है? फ्रूट डेवलप अदर देन ओवरी, डेवलप फ्रॉम अदर देन ओवरी, ऐसे फ्रूट को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। अब ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट का मतलब तो समझ में आ गया। राइट, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब क्या है बेटा? यहां पर देखिए,
हम बात कर रहे हैं किसके? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की। ओके हम बात कर रहे हैं किसकी? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट की। तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का मतलब है फ्रूट form without fertilization, without fertilization is called parthenocarpic fruit, right? Is called parthenocarpic fruit, right? And phenomena called पार्थिनोकार्पी, राइट? और फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी, राइट बेटा? अब बात आती है हम किसकी? कौन से हार्मोन है, कौन से प्लांट हार्मोन है जो कि पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करते हैं? तो हम बात करते हैं किसकी बेटा? यहां पर हम बात करते हैं ऑक्सिन एंड जिबरलिन, राइट? ऑक्सिन एंड जिबरलिन induces पार्थिनोकार्पी, राइट? ओके नॉर्मली जो बनाना में पार्थिनोकार्पी आपको देखी जाती है, राइट? तो पार्थिनोकार्पी से क्या मिलते हैं? सीडलेस फ्रूट मिलते हैं। तो यहां पर हमें सीडलेस फ्रूट चाहिए है तो हम क्या करेंगे? उस प्लांट में इंड्यूस कराएंगे पार्थिनोकार्पी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन एंड जिबरलिन, राइट? तो हम क्या कराएंगे? जब हमें सीडलेस फ्रूट चाहिए होते हैं, जब हमें सीडलेस फ्रूट चाहिए होते हैं तो हम क्या कराते हैं? उसमें पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कराते विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन एंड जिबरलिन, राइट बेटा? नॉर्मली अगर मैं बात करूं बनाना में पार्थिनोकार्पी प्रेजेंट होती है, राइट? बनाना में पार्थिनोकार्पी प्रेजेंट होती है। और टोमेटो में, है ना, टमाटर में सिंपल सी बात है, आप टमाटर का सलाद खाते तो आपको ऐसा टमाटर पसंद आएगा जिसमें बीज ना हो, जिसमें सीड ना हो, राइट? तो जिसमें सीड ना हो आपको ऐसा क्या पसंद आएगा? जल्दी बताइए। टोमेटो। तो क्या होता है बेटा? टोमेटो में इंड्यूस कराई जाती है पार्थिनोकार्पी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑक्सिन, राइट? तो क्या होगा? हमें सीडलेस क्या मिल जाएंगे? जल्दी बताइए। हमें सीडलेस टोमेटो मिलेंगे तो हमें खाने में बहुत मजा आएगा, राइट? तो यहां पर क्या हुआ? एक और पॉइंट, ऑक्सिन इंड्यूसेस पार्थिनोकार्पी in tomatoes राइट? और नेचुरली पार्थिनोकार्पी किस में प्रेजेंट होती है? बनाना में। ओके तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? कोई दिक्कत है? कोई परेशानी क्या? जल्दी बताइए मेरे स्टूडेंट्स को, कोई दिक्कत परेशानी है क्या? चलिए, तो आई डोंट थिंक सो यहां तक आपको अभी तक कोई परेशानी फेस करनी पड़ी होगी, तो हम आगे बढ़ जाते हैं, राइट बेटा? चलिए, तो क्या बोल रहे हैं? देखिए, मोस्ट फ्रूट्स, राइट, मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली
फ्रॉम द ओवरी, कहां से डेवलप होते हैं, जल्दी बताइए, ओवरी से डेवलप होते हैं। और इन फ्रूट्स को हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। मैंने यही बोला था बेटा कि नॉर्मली यूजुअली क्या होता है कि जो ज्यादातर फ्रूट्स होते हैं वो ओवरी से ही डेवलप होते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैंने आपको पढ़ाया था पहला चैप्टर, राइट। चलिए, कहां पर मैम, 12th में, है ना। अब मैम हम तो 11th में है, तो आपने भी तो पढ़ा है 10th क्लास, 10th में आपने पढ़ा है, 10th में आपने फ्लावरिंग चैप्टर पढ़ा। तो फ्लावरिंग में आपने क्या पढ़ा है कि भाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, जो सीड है वो किससे बनता है, ओव्यूल से। जो फ्रूट है वो किससे बनता है, ओवरी। मतलब ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट होता है, राइट बेटा, यही आपने पढ़ा है। चलिए, तो यही बोल रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स में क्या होता है, जो ओवरी है वही डेवलप होती है किसमें, फ्रूट में। इसको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ स्पीसीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। बेटा फ्रूट्स किसका रिजल्ट है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट है। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ना ही आपको फ्रूट मिलेगा। ज्यादातर फ्रूट्स की बात कर रहे हो, ज्यादातर फ्रूट्स आपको नहीं मिलेंगे, ज्यादातर सीड्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल ही सीड में कन्वर्ट होता है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ना ही आपको फ्रूट्स मिलेंगे ना सीड मिलेंगे। मैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की बात नहीं कर रही हूं, राइट बेटा। चलिए, देयर आर फ्यू स्पीसीज, यहां पे कुछ ऐसी स्पीसीज भी है इन विच फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसमें फ्रूट जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं। ऐसे फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। क्या कहते हैं बेटा, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। जैसे कि हम बात करें बनाना की, केला की, राइट। बनाना इज वन सच एग्जाम्पल, जिसमें से बनाना एक एग्जाम्पल है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट का, राइट। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस, पार्थिनोकार्पी को हम इंड्यूस कर सकते हैं थ्रू एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। किसकी वजह से, ग्रोथ हार्मोन के एप्लीकेशन से हम पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस करा सकते हैं एक प्लांट में। और ये ग्रोथ हार्मोन कौन से हैं, जिबरलिन एंड ऑक्सिन, राइट। तो जिबरलिन एंड ऑक्सिन जो है वो पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कराता है प्लांट में, ओके। एंड सच फ्रूट्स, और ऐसे फ्रूट जो होते हैं जो कि पार्थिनोकार्पी से बने हैं वो सीडलेस फ्रूट होते हैं। इसलिए मैंने टोमेटो का एग्जांपल दिया था कि आप सलाद खाते हो तो आपको कौन सा टोमेटो अच्छा लगता है सलाद में, जिसमें बहुत ज्यादा बीज होते हैं, जिसमें बीज नहीं होते। आपको वो वाला फ्रूट ज्यादा, वो वाला टोमेटो ज्यादा पसंद आएगा जिसमें बीज नहीं है, क्योंकि वो आपको खाने में अच्छे नहीं लगते, है ना। जैसे हम बात करें वाटरमेलन की, वाटरमेलन जब आप खाते हैं, तरबूज जब आप खाते हैं तो आपको उसका सीड अच्छा लगता है क्या, नहीं, खाने में मजा नहीं आता, राइट। फिर वहीं पर आप बात करो पपाया की, वहीं पर आप गुआवा की बात करो, तो इनमें सीड्स खाना पसंद नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, इनमें पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कराएंगे। किसको इंड्यूस कराएंगे, पार्थिनोकार्पी को। तो देखिए, ऑक्सिन्स इंड्यूस पार्थिनोकार्पी इन टोमेटोज। तो बेटा ऑक्सिन जो है वो क्या करता है, पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कराता है किसमें, टोमेटो में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, एंड क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, ऑन जर्मिनेशन अ सीड फर्स्ट प्रोड्यूस शूट्स विथ लीव्स, फ्लावर्स अपीयर लेटर। इनका कहना है आफ्टर जर्मिनेशन यहां पर प्लांट में पहले क्या आता है, बताइए, शूट आती है और उन शूट पे लीफ आती है, राइट। बाद में फ्लावर आता है ना। क्यों, ऐसा क्यों होता है भाई, सिंपल सी बात है, बताइए ऐसा क्यों होता है। Why do you think this happens, और B है how is this advantageous to the plant, right। सिंपल सी बात है, हम बात करते हैं हमारी प्यूबर्टी की, हमारे रिप्रोडक्टिव फेज की, हमारी बात कर रहे हैं हम, राइट, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं। तो क्या हम बचपन से ही रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, हमारा एक बचपन होता है, एक जुवेनाइल फेज होता है, राइट, प्री रिप्रोडक्टिव फेज होता है। तो वो प्री रिप्रोडक्टिव फेज में हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, राइट, ग्रोथ होती है हमारे बॉडी की, ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होते हैं, राइट, और फिर आती है मैच्योरिटी, राइट, रिप्रोडक्टिव फेज आता है जिसमें रिप्रोडक्शन कर सकते हैं हम,
क्लियर है? तो यहाँ पर पहले ग्रोथ होना जरूरी है बॉडी की, रिप्रोडक्शन करने के लिए पहले ग्रोथ होने जरूरी है, बॉडी में डेवलपमेंट होना जरूरी है, राइट बेटा? अगर ये नहीं होगा डायरेक्ट आप रिप्रोड्यूस कर पाओगे कि आपकी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। पहले आप वो चीज आपको खुद को तो डेवलप कर लो जो एक मदर है, राइट? एक्सक्यूज मी। तो एक मदर है, राइट? अब मदर का पहले तो वोम्ब प्रिपेयर होना चाहिए ना, जिसमें एक बच्चे को वो कंसीव कर पाए, उसको रख पाए, इम्प्लांटेशन कर पाए। तो पहले बॉडी का डेवलपमेंट जरूरी है, राइट? तभी तो जाके एक बच्चे को वो अपनी गोद में रख पाएगी, अपनी यूट्रस में उसे इम्प्लांट करवा पाएगी, राइट बेटा? तो पहले डेवलपमेंट होगा, तब जाके मैच्योरिटी आएगी, रिप्रोडक्टिव फेज आएगा। क्लियर है? वैसे ही प्लांट में पहले वेजिटेटिव फेज आता है, जिसमें शूट्स और आपकी जो लीव्स है ये आती है, राइट? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आएगा ये जो है जुवेनाइल फेज है, या वेजिटेटिव फेज बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव फेज है, जहां पर लीव्स आ रही है, शूट आ रही है, ब्रांचेस आ रही है। फिर इस फेज को हमने जुवेनाइल फेज बोला। फिर आता है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में फ्लावरिंग होती है कि भाई अब प्लांट रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या हो गया है? डेवलप हो चुका है, अच्छे से बड़ा हो गया है ना? क्लियर है या नहीं? जल्दी बताइए। तो पहले आपको अपने आप को डेवलप करना चाहिए ना, कि पहले आप अपने आप को डेवलप कर पाओ, आपकी ग्रोथ हो पाए, तभी तो आप एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। सिंपल सी बात है। वैसे ही प्लांट में पहले होता है फेज जुवेनाइल फेज, जिसमें जो प्लांट है उसकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है, जिसमें उसे हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं, राइट? जिसमें वेजिटेशन हो रहा है। उसके बाद आता है क्या? रिप्रोडक्टिव फेज। तो पहले रिप्रोडक्टिव फेज होना चाहिए या वेजिटेटिव फेज, या हम बात करें जुवेनाइल फेज? पहले डेवलपमेंट होना जरूरी, इसलिए पहले जुवेनाइल फेज होना चाहिए, राइट? और यहां पर ये एडवांटेजेस क्यों है जल्दी बताइए। क्योंकि भाई मैच्योरिटी आएगी, डेवलपमेंट होगी, तभी तो हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं या नहीं? जल्दी बताइए। तो क्या बोल रहे हैं, देखिए ये ऑल organisms have to reach a certain stage, right? A certain stage of growth and maturity in their life, right beta? Before they can reproduce sexually, right? तो ये sexually reproduce कर पाए, उससे पहले इनकी क्या होनी चाहिए? ग्रोथ होनी चाहिए, इनमें मैच्योरिटी आनी चाहिए। That happens ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। तो इस ग्रोथ की स्टेज को, इस पीरियड को हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं, राइट? जहां पर क्या होती है, जल्दी बताइए, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी आती है। दिस इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। इसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फेज कहते हैं इन प्लांट्स, राइट? हमारे अंदर इसे क्या बोल रहे हैं हम? जल्दी बताइए। प्री रिप्रोडक्टिव फेज, राइट? प्री रिप्रोडक्टिव फेज या ग्रोथ फेज। प्लांट में हम इसे वेजिटेटिव फेज और जुवेनाइल फेज कह रहे हैं, राइट? दिस फेज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशंस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ये जो फेज है, जो वेजिटेटिव फेज है, ये जुवेनाइल फेज है, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है, राइट? किसी में मैच्योरिटी जल्दी आ जाती है, किसी में लेट आती है, किसी का जुवेनाइल फेज काफी लंबा होता है, किसी में काफी शॉर्ट होता है। वो लाइफ स्पैन पे डिपेंड करता है, राइट बेटा? The end of juvenile या vegetative phase, right? The end of juvenile or vegetative phase which marks the beginning of reproductive phase, right? तो हमारे अंदर juvenile phase की ending को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज की बिगनिंग। वहीं पर प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज की एंडिंग को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज की बिगनिंग, राइट बेटा? तो क्या बोल रहे हैं ये? द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन सीन इजिली इन द हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। तो आप कब बोलोगे? आपके घर में क्या था बेटा? एक रोज का प्लांट था, राइट? रोज का प्लांट था, तो रोज का प्लांट हमने छोटू सा लगाया था, या कलम लगाई थी, रोज की कलम लगाई थी। तो आपने कलम लगाई तो उसमें छोटी छोटी सी पहले पत्तियां आती है, फिर ब्रांचिंग होती है। ब्रांचिंग होने के बाद एक टाइम बाद उसमें फ्लावरिंग आने लगती है। तो फ्लावरिंग नहीं आ रही जब तक, तो उसमें कौन सा फेज चल रहा था? वेजिटेटिव फेज चल रहा था। और जैसे ही फ्लावरिंग आना स्टार्ट हुई, मतलब एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज एंड बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, राइट बेटा? इससे हमने क्या कहा? रिप्रोडक्टिव फेज। तो आप इजीली हायर प्लांट्स में ये चीज देख सकते हैं। दिस एनेबल्स
द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। भाई ये क्यों एडवांटेजेस है? क्योंकि यहाँ पर इस जुवेनाइल फेज में या वेजिटेटिव फेज में प्लांट को या एनिमल को क्या मिल जाता है? एक सफिशिएंट टाइम मिल जाता है इसकी मैच्योरिटी को गेन करने का। राइट बेटा, तो जरूरी है जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए बेटा, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी क्या? जल्दी जल्दी बताइए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है बेटा? नेम अ हार्मोन विच इज, ए है इज गैशियस इन नेचर। कौन सा हार्मोन है जो कि गैशियस नेचर का है? मैंने आपको पढ़ाया है, जल्दी बताइए कौन सा हार्मोन है जो कि गैशियस नेचर का है? जल्दी जल्दी बताइए। मैंने क्या बोला था? एक वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, राइट? जब डिस्कवरी हुई थी तो क्या बोला था? एच कजिन्स ने क्या बोला था कि एक वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। उनकी एक दलिया थी जिसमें क्या रखा था? जल्दी बताइए। वहां पर अनराइपेंड बनानास रखे थे और राइपेंड ऑरेंज रखा था। तो उन्होंने देखा कि कुछ टाइम बाद वो अनराइपेंड बनानास कैसे हो गए? पक गए, राइपेंड हो गए, उनमें राइपनिंग हो गई। तो उन्हें पता चला कि भाई कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस जो है इस ऑरेंज से सिक्रीट हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है? जो कि रिस्पॉन्सिबल है इन बनाना को पकाने के लिए। राइट, तो जब इसकी डिस्कवरी हुई तो पता चला कि ये क्या है? गैशियस हार्मोन है जो कि इथाइलिन है, और इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल है फ्रूट में रैपनिंग कराने के लिए, राइट? फ्रूट को पकाने के लिए। क्लियर है? तो इस गैशियस हार्मोन को हम क्या कहते हैं? इथाइलिन। क्या कहते हैं? इथाइलिन। इथाइलिन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। राइट बेटा। नेक्स्ट क्या है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रॉफिज्म। कौन सा हार्मोन, कौन सा प्लांट हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोट्रॉफिज्म के लिए? बच्चा मैंने आपको बोला है कि अगर आपने मेरी एक एक क्लास अटेंड करी है ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने मोर देन सफिशिएंट आपको पढ़ाया है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। राइट, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो क्या होता है? जल्दी बताइए। फोटोट्रॉफिज्म कौन शो कराता है? ऑक्सिन। राइट, किसने बताया था फोटोट्रॉफिज्म के बारे में? जल्दी बताइए। डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर में मैंने पढ़ाया था। किसने बताया था? फ्रांसिस डार्विन, चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन। चार्ल्स डार्विन और उनके जो बेटे थे फ्रांसिस डार्विन ने, उन्होंने किसके बारे में बताया था? फोटोट्रॉफिज्म के बारे में। राइट बेटा। नेक्स्ट है इंड्यूस फीमेलनेस इन फ्लावर ऑफ कुकुम्बर। तो भाई कुकुम्बर में फीमेल फ्लावर, जो फीमेलनेस है, फ्लावरिंग जो है, वो कौन शो कराता है? मैंने ये पॉइंट भी लिखवाया है। कौन बेटा? इथाइलिन। कौन? इथाइलिन। राइट, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई परेशानी? चलिए बेटा, तो इसी बात पे जल्दी फटाफट सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है इज यूज्ड फॉर किलिंग वीड्स। डाइकॉट, मैंने आपको पढ़ाया था वियतनाम वॉर, है ना? मैंने आपको वियतनाम वॉर के बारे में बताया था कि नहीं बताया था? तो भाई वहां पर यूनाइटेड स्टेट ने क्या यूज किया था? एजेंट ऑरेंज के नाम पर किसको यूज किया था? 2,4-D को, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड को यूज किया था। राइट, तो हमने यहां पर किसको यूज किया था? 2,4-D। राइट, 2,4-D जिसे हम बोलेंगे 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। राइट बेटा, किस नाम से? एजेंट ऑरेंज के नाम से इसे यूज किया गया था। एजेंट ऑरेंज। कहां पर? वियतनाम वॉर में। नेक्स्ट है इंड्यूस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। राइट, तो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को कौन इंड्यूस कराता है? जल्दी बताइए, कौन कराता है? जिबरलिन। कौन कराता है बेटा? जिबरलिन। ओके,
तो इतना क्लियर हुआ है या नहीं? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? जल्दी बताइए, क्या हम इसे हटा दें? चलिए बेटा, तो क्या बोल रहे हैं ये देखिए, गैशियस इन नेचर कौन होता है? इथाइलिन, जिसका फॉर्मूला है C2H4। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रॉफिज्म, ऑक्सिन। नेक्स्ट है इंड्यूस फीमेलनेस इन फ्लावर ऑफ कुकुम्बर, इथाइलिन। एंड फॉर किलिंग वीड्स कौन किसका यूज करते हैं हम? ऑक्सिन। ऑक्सिन मतलब 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जो कि सिंथेटिक ऑक्सिन है। क्या है? सिंथेटिक ऑक्सिन। इंड्यूस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स, तो लॉन्ग डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को कौन इंड्यूस कराता है? जल्दी बताइए, जिबरलिन। कौन कराता है? जिबरलिन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी? चलिए तो बेटा आगे बढ़ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, द रोल ऑफ इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। बिल्कुल भाई, हमने पढ़ा है कि इथाइलिन जो है प्रमोटर एज वेल एज रेगुलेटर, प्रमोटर एज वेल एज इनहिबिटर दोनों के जैसे बिहेव करता है, बट मोस्टली इनहिबिटर के जैसे बिहेव करता है। बट हमें यहां पर एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स, रोल्स बताने हैं। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। ओके, इथाइलिन की मैं बात करूं तो मैंने ट्रिपल रिस्पॉन्स आपको पढ़ाया था, राइट? क्या पढ़ाया था? ट्रिपल रिस्पॉन्स। हुक फॉर्मेशन कराता है। ये क्या कराता है? हुक फॉर्मेशन। और क्या कराता है बेटा? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है। क्या कराता है? ब्रॉडनिंग कराता है, ब्रांचिंग्स बनवाता है ना, ब्रॉडनिंग कराता है, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है। ये सब हमने यहां पर पढ़ा था। और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या होंगे भाई? नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं इथाइलिन के? इतने सारे नेगेटिव इफेक्ट है, एक भी पता हो तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट। तो हम पहले देखेंगे इथाइलिन के पॉजिटिव इफेक्ट्स, राइट? पॉजिटिव रोल। तो ट्रिपल रिस्पॉन्स में हमने पॉजिटिव रोल की अगर मैं बात करूं, इथाइलिन पॉजिटिव रोल की अगर मैं बात करूं तो हमने क्या क्या पढ़ा था? जल्दी बताइए। पहला हमने पढ़ा था ट्रिपल रिस्पॉन्स। क्या पढ़ा था? ट्रिपल रिस्पॉन्स। ट्रिपल रिस्पॉन्स में हमने 3 चीज पढ़ी थी। राइट? पहली क्या पढ़ी थी बेटा? फर्स्ट जो हमने पढ़ी थी वो थी एपिकल हुक फॉर्मेशन। क्या था? एपिकल हुक फॉर्मेशन, राइट? दूसरा क्या था? दूसरा क्या था? जल्दी बताइए। ब्रॉडनिंग ऑफ एक्सिस, राइट? क्या पढ़ा था? जल्दी बताइए। एक्सिस की ब्रॉडनिंग। और हमने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। क्या पढ़ा था? हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। ये 3 चीज हमने ट्रिपल रिस्पॉन्स में पढ़ी थी। ये पॉजिटिव इफेक्ट हो गए किसके बेटा? इथाइलिन हार्मोन के। इसके अलावा भी क्या कुछ करता है? बिल्कुल करता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहां पर? पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इथाइलिन, राइट बेटा? और क्या करेगा ये हमें समझ में आ गया। और क्या करेगा बेटा? ब्रेक्स। दूसरा है ब्रेक्स सीड एंड बड डोरमेंसी, राइट? क्या करता है? सीड एंड बर्ड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, राइट? क्या कराता है बताइए? पोटैटो जो है, पोटैटो ट्यूबर है, उसमें स्प्राउटिंग कराता है, स्प्राउटिंग इन पोटैटो ट्यूबर, राइट? और क्या करता है? जल्दी बताइए। पीनट में ये क्या कराता है? जर्मिनेशन कराता है, सीड जर्मिनेशन इन पीनट, राइट? तो हम लिख सकते हैं क्या? सीड जर्मिनेशन
in initiate seed germination in peanut, राइट और दूसरा क्या होगा, स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, राइट, पोटैटो ट्यूबर। नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे, इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या होंगे बेटा, इसके नेगेटिव इफेक्ट की मैं बात करूं तो यहां पर हम नेगेटिव रोल भी तो पढ़ेंगे, नेगेटिव रोल ऑफ इथाइलिन क्या कराएगा, जल्दी बताइए, ये क्या कराएगा, सेनेसेंस एंड एब्सिशन इन प्लांट पार्ट, ठीक है, जैसे कि लीव्स में, फ्लावर स्लाइड, लीव्स एंड फ्लावर में। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या होगा जल्दी बताइए। अब हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए यहां तो कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी यहां तक नहीं, तो हम पहले इसका चेक कर लेते हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए, पॉजिटिव रोल्स ऑफ इथाइलिन, पॉजिटिव roles of ethylene, influences of ethylene on plants include horizontal growth of seedling, next क्या है, swelling of axis, apical hook formation in dicot seedlings, ethylene breaks seed and bud dormancy, okay, initiates germination in peanut seed and sprouting of पोटैटो ट्यूबर्स। तो ये तो पॉजिटिव रोल हो गए किसके, इथाइलिन के। तो बेटा बिना किसी देरी के जल्दी फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, हम आगे बढ़ जाए। अब देखिए, नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव रोल में क्या होगा, नेगेटिव रोल की बात करूं मैं इथाइलिन की, तो इथाइलिन जो है वो प्रमोट करता है सेनेसेंस और एब्सिशन को, किसमें, प्लांट ऑर्गन्स में। स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं हम, लीव्स एंड फ्लावर्स की, यही बोला था मैंने। अब हम पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड, क्या पढ़ेंगे जल्दी बताइए, एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड में मैं क्या पढ़ूंगी, जल्दी बताइए। एब्सिसिक एसिड पॉजिटिव, राइट, positive role of abscisic acid. Role of एब्सिसिक एसिड, राइट। तो ये क्या कराता है, सीड में डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन कराता है, राइट। तो ये क्या कराएगा जल्दी बताइए, सीड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, ठीक है, सीड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, ये तो इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। बट ये इनहिबिटर हार्मोन है तो इसके नेगेटिव पॉइंट ज्यादा होंगे, राइट, इसके नेगेटिव पॉइंट ज्यादा होंगे। क्या होगा नेगेटिव पॉइंट, तो हम नेगेटिव पॉइंट की अगर बात करें, नेगेटिव रोल ऑफ एब्सिसिक एसिड, तो एब्सिसिक एसिड के बेटा नेगेटिव रोल क्या होंगे जल्दी बताइए। पहला तो प्रमोट सीड डोरमेंसी, किसको, सीड डोरमेंसी को प्रमोट करता है, प्रमोट सीड डोरमेंसी, राइट। और क्या कराता है बेटा,
और क्या कराता है, जनरली एक्ट एज इनहिबिटर राइट। नेक्स्ट क्या है, ऑल्सो इनहिबिट प्लांट मेटाबॉलिज्म, प्लांट मेटाबॉलिज्म राइट। और क्या करता है बेटा, और क्या करता है ये, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा राइट, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। और टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट abiotic stresses राइट। इसलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये इसके कुछ पॉइंट हो गए। तो यहां पर देखिए पॉजिटिव इफेक्ट तो लिखा है क्या, कि एब्सिसिक एसिड जो है इसका पॉजिटिव रोल क्या है, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे किसके बारे में बात कर रहे हैं, नेगेटिव रोल के बारे में। किसके बारे में, नेगेटिव रोल के बारे में। तो नेगेटिव रोल के बारे में क्या बोल रहे हैं ये, कि एब्सिसिक एसिड जो है बेटा ये जनरल प्लांट इनहिबिटर के जैसे वर्क करता है, ठीक है। इनहिबिटर ऑफ प्लांट मेटाबॉलिज्म, प्लांट मेटाबॉलिज्म के लिए इनहिबिटर है ये। और एबीए इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, मतलब प्रमोट सीड डोरमेंसी। एबीए स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। इंक्रीज in the epidermis and increases the tolerance against various kinds of stresses, right, abiotic stresses। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एबायोटिक हटा दीजिए आप नॉर्मली अगेंस्ट स्ट्रेसेस रखिए तो ठीक रहेगा, ठीक है। अगेंस्ट वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस, अगेंस्ट वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस, वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेसेस राइट बेटा। चलिए तो ये हो गया आपका, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, एक्सक्यूज मी, ओके आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अ रबर बैंड स्ट्रेचेस एंड रिवर्ट बैक। आपने देखा होगा कि हम एक रबर बैंड को खींचते हैं राइट, खींचते हैं और जब छोड़ते हैं तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाती है ना। तो ये क्या होती है, इसकी स्ट्रेचेबिलिटी है, क्या है, क्योंकि वो इलास्टिक है। ओके तो देखिए, अ रबर बैंड स्ट्रेचेस एंड रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बबल गम stretches but it would not return to its original position, right? Is there any difference between the two process discussed with respect to plant growth? Hint, elasticity जिसे reversibility कहते हैं और plasticity जिसे हम irreversibility कहते हैं, right? तो देखिए यहां पर हमने देखा कि रबर बैंड कैसा है, इलास्टिक है, उसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट, इसलिए वो अपने पोजीशन पे वापस आ जा रही है राइट। वो अपनी पोजीशन को क्या करके रख रही है, जल्दी बताइए, होल्ड करके रख रही है। वहीं पर प्लास्टिसिटी का मतलब होता है हेट्रोफिली। हेट्रोफिली का मतलब क्या है बेटा, हेट्रोफिली का मतलब है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ लीफ इन डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, है ना। जैसे कि हम बात करें जुवेनाइल पीरियड में इसके लीफ का स्ट्रक्चर अलग है, वहीं पर प्लांट में उसके जुवेनाइल पीरियड के एंड होने के बाद जब रिप्रोडक्टिव फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज में जो लीव्स है उसका स्ट्रक्चर अलग है, तो इसे हम कहते हैं हेट्रोफिली। ओके क्या बोलते हैं, हेट्रोफिली, जो कि प्लास्टिसिटी का फिनोमेना है राइट। चलिए टाइप है, तो देखिए क्या बोल रहे हैं, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है,
ये स्ट्रेच जो हो रही है रबर किसकी वजह से, क्योंकि वो इलास्टिक है, राइट, इलास्टिसिटी उसमें प्रेजेंट है। द इलास्टिसिटी इज द स्ट्रेचेबिलिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है, स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ द प्लांट सेल्स और प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल रबर एंड लेटेक्स, राइट। तो लेटेक्स जो है और रबर, आपने सुना होगा जो आप रबर जिससे आप आपकी कॉपी में जो पेंसिल से लिखते हो उससे मिटाते हो, वो कहां से मिलती है आपको बताइए, प्लांट से। तो आपके मन में जब आपसे ये बोला गया होगा कि प्लांट से रबर मिलती, तो आपने सोचा होगा एक रबर का पेड़ होगा, राइट, जिसमें रबर लटकी होगी, ऐसे सब इमेजिन करते हैं बचपन। मैंने भी मैं पहले इमेजिन करती थी यार ये चीज किससे मिलती है, तो फिर मैं ऐसा सोचती थी कि यार अच्छा, मैं ये अपनी ही बता रही हूँ कि कहाँ से मिलती है, मैंने पढ़ा कि यहाँ से मिलती है, मैं सोचती हूँ अच्छा इसका पेड़ लगा होता होगा ना, इस पर रबर लटकी होगी ऐसी, है ना, ऐसा सोचते होंगे कुछ बच्चे बचपन में। नहीं सोचते तो बहुत अच्छी बात है, मैं शायद बेवकूफ़ थी जो ऐसा सोचती थी, राइट। अब तो ज़्यादा हम सोशल मीडिया वाले हो गए तो सब कुछ पता रहता है हमें। तो यहाँ पर रबर जो है उसे हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, प्लांट से। रबर जो होती है बेटा, इसमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है, इलास्टिसिटी होती है, राइट, क्लियर है। जो आप नोट में रबर लगाते हो वो खिंचती है ना, वापस अपनी जगह पे चली जाती है ना। तो ये क्या है, उसको हमने कहां से लिया, कहां से ऑब्टेन किया, प्लांट से। द इलास्टिक सब्सटेंसेस कैन रिवर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। इलास्टिक सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस चले जाते हैं। आप उसे खींच रहे हो जब तक तो वो खींचा हुआ है क्योंकि आप उसमें स्ट्रेस लगा रहे हो, बाकी वो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा, राइट। इन रिलैक्स्ड स्टेट, जब उसे आप रिलैक्स कर दोगे, छोड़ दोगे, तो अपनी जगह पे वापस चल जाएगा। एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, जब रबर को हम स्ट्रेच करते हैं तो वो क्या होती है, बनती है, फैलती है, और जब आप उसे छोड़ दोगे तो अपनी पोजीशन पे वापस चली जाएगी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब क्या है, डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ to form different kinds of structure is called plasticity। तो बेटा यहाँ पर एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं प्लांट में, उसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं, राइट। द प्लास्टिक सब्सटेंसेस एंड फिनोमेना ऑफ प्लास्टिसिटी आर नॉट रिवर्सिबल, राइट। तो प्लास्टिसिटी रिवर्सिबल नहीं होती, इलास्टिसिटी रिवर्सिबल होती है, राइट। इट मीन्स इरिवर्सिबल। तो प्लास्टिसिटी कैसी है, इरिवर्सिबल। प्लास्टिक से कुछ याद रख लो, प्लास्टिक कैसा है, इरिवर्सिबल है। प्लास्टिक की चीज है, आप उसको दबाओगे तो ऐसा तो नहीं है जब तक खींच के रखी तो ऐसी है, वापस छोड़ी तो वो वापस ऐसे आ जाती है, ऐसा तो नहीं है, राइट। तो प्लास्टिक जैसे कि इरिवर्सिबल होता है वैसे ही प्लास्टिसिटी भी इरिवर्सिबल होती है। एग्जाम्पल, डिफरेंसेस इन द शेप ऑफ लीव्स प्रोड्यूस्ड इन एयर एंड दोज प्रोड्यूस्ड इन वाटर इन बटरकप, दिस इज ऑल्सो नोन एज हेट्रोफिली। तो प्लास्टिसिटी को और हम क्या कहते हैं, हेट्रोफिली। हेट्रोफिली, हेट्रो मतलब डिफरेंट, फिली मतलब लीव्स, तो डिफरेंट लीव्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम हेट्रोफिली कहते हैं। अब यहां पर इलास्टिसिटी लैंड मतलब एयर पे भी देखी जाती है, वाटर में कहा, वाटर कप में देखी जाती है, लैंड पर ये कहाँ देखी जाती है, आपके कोरिएंडर में देखी जाती है, लक्स पार में देखी जाती है, कॉटन में देखी जाती है, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? आई डोंट थिंक सो यहां तक किसी को कोई परेशानी अभी तक फेस करनी पड़ी होगी, राइट, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में समझाया। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन बच्चों ने अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस प्लेलिस्ट में हमने क्या क्या चीजें इंक्लूड की है तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इस प्लेलिस्ट में आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन
MCQs, MIQs, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रांग हो, हमने पूरा ध्यान रखा है आपका थ्योरी पार्ट के साथ आपका सोल्यूशन पार्ट भी स्ट्रांग होना चाहिए, आप डेली रिवीजन कर पाए, आप डेली प्रैक्टिस कर पाए, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल की अगर मैं बात करूं तो इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, थोड़ा ध्यान से सुनेगा। यहाँ पर हम CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। CBSE बोर्ड के साथ हम इंक्लूड करते हैं स्टेट बोर्ड को भी, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।